YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with a new video today, that is of class 10 chapter number 2 Nationalism in India. इस वीडियो में हम important topics को cover करेंगे. So without wasting any further time, let's begin. So हमारा first topic है the First World War, खिलाफत and nationalism. इस पे हम पहले ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो हम सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था और इंडिया की इकोनॉमी पर इसने काफी सारी हार्डशिप्स को इम्पोज किया था. अब आखिर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर क्यों इम्पैक्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर से? बिकॉज ब्रिटेन उस वक्त इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल करा हुआ था और ब्रिटेन वॉर लड़ रहा था, तो उसको वॉर के लिए जो भी एक्सपेंसेस चाहिए होते थे वो सारे इंडिया से रिकवर करता था. इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ब्रिटेन इंडिया पर रिलाय हो गया अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी आर्मी और डिफेंस के लिए, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इकोनॉमिक हार्डशिप्स को रिजल्ट दिया इंडिया. सेकेंडली, लोगों पर हाई टैक्सेस लग गए. ऑब्वियसली ब्रिटेन को वॉर के एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना था, तो उसने क्या किया कि हाई टैक्सेस लगा दिए लोगों पर और उन्हें फोर्सफुली रिक्रूट किया आर्मी में. उन्हें एज अ सोल्जर जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में लेकर गए और वहां पर उन्हें बोला कि तुम हमारे लिए लड़ो. तो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ. अब वॉर का टाइम था, आर्मी बढ़ रही थी, अंपायर बढ़ रहा था, उसको खिलाने के लिए फूड चाहिए था, लेकिन फूड की सप्लाई लिमिटेड थी, जिसकी वजह से जो फूड की प्राइसेस थी वो भी इंक्रीज हो रही थी. तो इन ऑल जो वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से टैक्सेस बढ़े, फोर्स रिक्रूटमेंट भी हुआ और प्राइसेस भी इंक्रीज हुए. इतने में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए और उन्होंने आकर के ये देखा कि इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा है. जब उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज ही हैं जो डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, बाकी और कम्युनिटीज का ध्यान किसी और तरफ था. तो वो अली ब्रदर्स से मिले, जो दो ब्रदर्स थे मुस्लिम कम्युनिटी से. वो दो ब्रदर्स भी ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और उनकी पूरी कम्युनिटी ही ब्रिटिशर्स से बहुत नफरत करती थी. ऐसा क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उनके साथ कुछ बुरा किया था. वो एक पर्सन था खलीफा नाम का, जो टर्की का हेड था, उसे वो अपना आइडियल मानते थे. और जब ब्रिटेन ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था तो खलीफा को ब्रिटेन ने हरा दिया था. उसकी हार का बदला अली ब्रदर्स लेना चाहते थे ब्रिटेन से. ये दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली. तो इन लोगों ने मिलकर के एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, उनके विरुद्ध चीजें कर रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके चले जाए. महात्मा गांधी को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी. उनको ये फील हुआ कि अगर हमें एक मास मूवमेंट करना है तो हमारी कंट्री की जो दो मेजर कम्युनिटीज है, मुस्लिम्स और हिंदूज, दोनों को हमें यूनाइट करना पड़ेगा. तो जब यूनिटी की बात आई और यूनाइट करने की बात आई तो उन्होंने ये मूवमेंट को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी लोगों को यूनाइट करने के लिए. खिलाफत मूवमेंट जो था इसने एक नई बिगिनिंग मार्क करी हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी की तरफ. आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919. जब ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारे अगेंस्ट में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों हो गए हैं, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे रॉलेट एक्ट बोला गया. इसका अदर नेम है ब्लैक लॉ और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है काला कानून. ये नाम क्यों दिया गया इस एक्ट को? क्योंकि ये एक्ट पूरी तरह से ब्लैक था, यानी कि ये एक्ट जो था इसे इंडियंस ने अपोज किया. इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी लागू कर दी थी कि अगर कोई इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोलता हुआ दिखा, यानी अगर कोई इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए दिखा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो क्या होगा? उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट अ ट्रायल. यानी उसे ना तो रीजन बताया जाएगा कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, वो जहां भी होगा वहां से उठाया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा. इस एक्ट की वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू हो गए. लोगों ने, पूरे नेशन ने मिलकर के ब्रिटिशर्स के इस एक्ट का अपोजिशन किया. उसके बाद में गांधी जी ने एक हड़ताल बुलाई 6 अप्रैल 1919 को,
जिसमें गांधी जी ने ये बोला कि अगर हमें लड़ना है तो हमें ब्रिटिशर्स को उनकी तरह से जवाब देना होगा, यानी हम वायलेंस का यूज नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंट मूवमेंट्स करेंगे, हड़ताल करेंगे, रैली निकालेंगे, उनका कोई भी काम नहीं करेंगे। ये सब चल ही रहा था कि फिर एक डेट आई 13 अप्रैल 1990 एंड इस डेट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो कि था जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1990। ये इंसिडेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी पूरे हिस्ट्री के मूवमेंट्स में। जलियांवाला बाग इंसिडेंट था क्या, 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई लॉ पास कर दी है जिसमें अगर लोग एक जगह पर बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा होंगे तो उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। इतने में वहां का जो हेड था जनरल डायर, वो जलियांवाला बाग में एंटर हुआ। उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करा दिया और उसने लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हंड्रेड्स से भी ज्यादा यानी कि थाउजेंड्स की तादाद में लोग मारे गए। और ये जो इनोसेंट लोग मारे गए ये सारे ही इंडियंस थे। ये मनाने आए थे त्योहार बैसाखी का, लेकिन इन्हें बहुत बुरी तरह से वहां पर मारा गया था, जिसकी वजह से पूरा नेशन शॉक था और नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा अधिक मात्रा में आगे स्टार्ट हो गए। इसके बाद में गांधी जी को अब ये लगने लगा कि अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे ब्रिटिशर्स या तो अपनी हरकतों को वहीं पर स्टॉप कर दे या हमारी कंट्री से चले जाए। तो हमने स्टार्ट किया फोर्थ मूवमेंट जो हमारा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 से लेकर 1922 के बीच में ये चला। इसका अदर नेम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इसलिए है बिकॉज इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने ही पार्ट लिया था। जैसा इसका नाम था वैसा इसका काम था। ये लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। क्योंकि इसका नाम ही नॉन कोऑपरेशन था, इसका मतलब ये था कि हम एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उनका कोई काम नहीं करेंगे, हम उनकी कोई जॉब्स नहीं करेंगे, हम उनके बनाए हुए कॉलेजेस स्कूल्स में नहीं जाएंगे। और यही सब लोगों ने किया भी। महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया। इस मूवमेंट में लोगों ने सबसे पहले फॉरेन गुड्स को यूज करना बंद करा, ब्रिटिशर्स के बनाए स्कूल्स में जाना बंद करा, उनके बनाए कॉलेजेस में जाना बंद करा, उनके द्वारा दिए गए जो भी गिफ्ट थे वो वापस उनको दे दिए और उनके द्वारा बनाए गए कोर्ट्स में लॉयर्स ने केस लड़ना भी बंद कर दिया और लोगों ने अपना केस फाइल करना भी बंद कर दिया। यानी इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स की हर चीज का बॉयकॉट। उसके बाद में प्रमोशन किया गया कि स्वदेशी अपनाएं। महात्मा गांधी ने सब लोगों से ये अपील करी कि आप अपने देश के क्लोथ्स अपनाएं, अपने देश के क्लोथ्स को पहने। और खादी उस वक्त पे क्लोथ मटेरियल था जो इंडिया में बहुत फेमस था, तो महात्मा गांधी ने सबको रिक्वेस्ट करी कि आप खादी अपनाएं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्टूडेंट, टीचर, लॉयर्स सब ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए। पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, ट्राइबल्स ने, सबने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये मूवमेंट 2 साल तक चला। इस मूवमेंट को 1922 में खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया, चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहां पर कुछ लोग रैली मतलब एक यू कैन से हड़ताल टाइप लगा करके बैठे थे। वहां पर पुलिस आई, उसने लोगों से मारपीट करना स्टार्ट किया, तो इंडियंस ने भी पुलिस को मारा, पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी। यानी इनडायरेक्टली इंडियंस ने भी एक वायलेंट मूवमेंट किया जो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। वो हमेशा नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहते थे। इसलिए 1922 में इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। फिर एक फिफ्थ मूवमेंट चला जो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 से लेकर 1934 तक चला। इसका मतलब ये था यहाँ पर हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स को डिसओबे करेंगे, उनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। ये क्यों किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इससे पहले कई बार ट्राई किया, ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करी कि इंडियंस के साथ बुरा करना छोड़ दे, इक्वलिटी लाए, डेमोक्रेसी लाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारी डिमांड्स को एक साइड पे रख दिया, जिसकी वजह से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे वो फेल हो गए।
तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जिसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च से 1930 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दांडी मार्च एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे और उन्होंने 240 माइल्स का सफर 24 डेज में कंप्लीट किया था। वो 10 मील रोज चलते थे। जब वो अपने वे पर थे, काफी सारे फॉलोअर्स से वो मिलते थे। और उन्होंने दांडी को ही क्यों चुना? बिकॉज दांडी में जो नदी थी वहां से ब्रिटिशर्स सॉल्ट बनाते थे, नमक बनाते थे, और नमक बनाने का हक और अधिकार सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था और नमक पर टैक्सेस बहुत हाई थे। तो गांधी जी को ये लगा कि हमारी ही कंट्री में चीज बन रही है और हमें उसे बनाने का भी अधिकार नहीं है, ये गलत है। तो गांधी जी ने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट ही क्यों चुना उन्होंने एज ए सिंबल? बिकॉज उनको ये लगता था कि नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान यूज करता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसलिए गांधी जी दांडी तक गए, वहां पर उन्होंने अपने हाथ से सॉल्ट बनाया और सॉल्ट की लॉ को तोड़ दिया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में लोगों को लगने लगा कि अब गांधी जी ने जब डिसोबे किया है तो हम भी डिसोबे करेंगे। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, ब्रिटिशर्स के गुड्स को यूज करने से मना कर दिया और फॉरेस्ट की लॉज भी तोड़ी गई। अब फॉरेस्ट की लॉज क्या थी? ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स को मना करा था कि तुम फॉरेस्ट में एंटर नहीं करोगे, लेकिन ट्राइबल्स ने भी फॉरेस्ट में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, बिजनेस क्लासेस और वुमेन सबने एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हमारा लास्ट है गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में साइन हुआ। ये वो एक्ट था जिसमें गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी और उन्होंने बोला था अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होगी तो मैं एक बहुत ही बड़े लेवल का मूवमेंट स्टार्ट करूंगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जो लॉर्ड इरविन थे उस वक्त के वाइस रॉय ब्रिटिशर्स के, उन्होंने गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए बुलाया। गांधी को ये भी बोला कि जिन लोगों को हमने यहाँ रॉलेट एक्ट में अरेस्ट किया था, हम तुम्हारे उन लोगों को छोड़ देंगे, यानी सारे इंडियंस को जेल से फ्री कर देंगे, तुम हमारी ये टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आओ। जब गांधी जी ने वहां से रिटर्न किया तो उन्होंने देखा कि इरविन ने जो भी प्रॉमिसेस उनसे किए थे वैसा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी सारे इंडियंस जेल में थे और अभी भी लोगों को ब्रिटिशर्स मार रहे थे, उनके साथ गलत बिहेवियर से पेश आ रहे थे। ये सारी चीजें गांधी ने देखी। गांधी ने इस मूवमेंट को रीस्टार्ट किया, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं मिल पाया और इस मूवमेंट को फाइनली 1934 में खत्म करना पड़ा। So with this we have covered the important topics of this chapter. We hope you liked our video. We'll be back with another video super soon. Till then, stay tuned. Thank you.